ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। मोले अपना रे, कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ सूरत से, डायमंड सिटी सूरत से एक नए डायमंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे डायमंड, ऐसे हीरे चुन चुन के लेके आते हैं और हमें उनसे परिचित कराते हैं। तो आज हमारे साथ जो ट्रेनर जुड़ रहे हैं, रमेश जी। रमेश जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो रमेश जी का परिचय भी हम थोड़ा सा लेंगे। और रमेश जी प्रक्षा ध्यान के प्रशिक्षक हैं, योगा में रुचि रखते हैं, योगा करवाते हैं। तो आज उनका टॉपिक रखा है उन्होंने, योगा और प्राणायाम क्यों और कैसे, क्यों करना चाहिए ये भी बताएंगे, कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम सारी बातें जानेंगे, प्रयोग भी करेंगे साथ साथ में। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी को पहले तो प्रेरणा देते हुए, हाँ, सबको सबसे निवेदन है, संगीता जी, कंचन जी, कुसुम जी, अपने अपने वीडियो ऑन करें पहले, स्माइलिंग चेहरे सबके दिखने चाहिए। हाँ, तो अलका जी आप रमेश जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। यस, चलिए एक बार ऊपर हाथ करते जाइए, ओम रिलैक्स हो अरहं, जाइए ओम एकदम अरहं। जोर से एनर्जी। यस, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। हम यस सब यस। बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, और हमें और अच्छा होना है। इसलिए हम रोज सुबह 6:30 बजे एमपी के, जिनमें महाप्रज्ञ जी का नाम समावित है, ऐसी संस्था, और जिनमें अपना कल्याण भी होने वाला है, ऐसी संस्था से आप जुड़ते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। तो ये सबका स्वागत। और आपको पता है कि आनंद भाई जी का और मेरा उद्देश्य एक ही है कि ज्ञान पहुंचाना है लोगों के साथ, और दूसरा उसके साथ नए लोगों को आगे भी लाना है। तो रमेश जैन वैसे सूरत से है, पर नए नहीं है वैसे, परंतु एक उदाहरण भी दे सकते हैं, कह सकते हैं क्यों, कि हमने जाना है कि कोरोना ने अनेकों को मारा है, अनेकों को तारा है, कई लोगों का कल्याण किया है। कई लोग घर बैठे क्या करना है, बिजनेस में इतने बिजी, और कोरोना में टाइम मिला है, तो कुछ लोगों ने उसका सदुपयोग भी किया, और उनके जीवन को एक अलग टर्न भी मिल गया। तो ऐसे रमेश जी बिजनेसमैन है, अपनी फेवरेट चीज, मतलब सबकी फेवरेट चीज स्कूटर गाड़ी बेचते हैं, स्कूटर बेचने उनका शोरूम है, अपना शोरूम है। और ये काम करते करते उनकी बेटी, आपने उसकी क्लास की हुई है, पायल सेखानी, पायल शाह। तो पायल जो है वो बहुत अच्छी हमारी प्रशिक्षिका है, और बहुत आगे बढ़ चुकी है, सब में बहुत स्मार्ट गर्ल कर से कह सकते हैं हमारी। तो बेटी को तो देख ही रहे थे कि योगा करती है, परीक्षा ध्यान में आगे बढ़ रही है, एमए किया है। तो ऐसे देखते देखते कोरोना के समय में टाइम मिला, तो चलो देखते देखते वो हमारे योगा से जुड़ गए, परीक्षा ध्यान से जुड़ गए। और केवल जुड़े नहीं, बात यही है कि जिनको अपनी गति करनी है, प्रगति करनी है, अच्छा लगने के बाद वो आने लगे, जाने लगे, और उन्होंने लेवल 1 भी कर लिया, लेवल 1 भी कर लिया। और अभी मैं देखती हूँ हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, रमेश जी हमेशा उत्साह से आगे रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं। एक ही बेटा है उनका, और वो इंटीरियर का काम करता है। परंतु ये जो है रमेश जी, हमारा कोई भी काम हो, मैंने बहुत पहली बार जब देखा, एक बैनर बनाना था, तो अभी कल प्रोग्राम में बैनर को याद नहीं रहा, कोई नहीं, रमेश भाई जी बोले मुझे दे दो, मैं कल ले आता हूँ, तो दूसरे दिन फटाफट ले आए। तो इतना उत्साह है इनमें, इतना आनंद है। तो ऐसे हमारे रमेश जी आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो योगा की क्लास, आसन शुरू हो जाएंगे, तो सभी हम एक लोग बार, जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि सूरत के डायमंड, तो ये कुछ डायमंड है जो पहलू पड़े हुए, किसी को पहलू पड़ रहे हैं, तो इसमें से एक है हमारे रमेश जी। तो सभी स्वागत करेंगे। ओम वेलकम, ओम वेलकम, अरहत ओम। वेलकम, मोस्ट वेलकम रमेश जी। और आज जुड़े हैं, रोज जुड़ते रहिए, ये हमारा एक परिवार है। हम, आप भी हमारे परिवार के एक मेहमान बनेंगे, मेहमान के साथ परिवार के एक व्यक्ति बन जाएंगे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ रमेश जी को। रमेश जी आपको बताएंगे, थोड़ा सा करा के दिखेंगे, और हम करते रहेंगे इसके साथ। ओम अरहम, ओम ओम अरहत ओम अरहम। अरहत। हाँ रमेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। आप आज का सेशन शुरू करें। हाँ, यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं रमेश जैन सूरत से। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब छुट्टियां थी, और कहीं से मुझे एक लिंक मिली थी कि चलो ये योगासन की लिंक है, परीक्षा ध्यान की लिंक है। तो मैंने सोचा चलो अभी फ्री है तो कुछ देख लेते हैं ऐसा। वैसे मेरी बेटी योगा में एमए किया है उसने, तो उसके हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही। और उसके बाद में गुरुदेव की कृपा से वो मुझे लिंक मिली और मैं उसमें थोड़ा जुड़ा। विकास जी ने मुझे जोड़ा था, और पहले उन्होंने सामान्य बताया था कि तुम्हारे को थोड़ा सा ये बताएंगे ऐसा वैसा, तब वो परीक्षा ध्यान लेवल 1 करना वैसे नहीं बताया था। लेकिन मैंने सोचा चलो बैठे करके तो जुड़ जाए। मैं उससे जुड़ा और धीरे धीरे प्रवृत्ति आगे चली। एक्चुअली क्या, मेरे थोड़ा घुटने का प्रॉब्लम भी था मेरा, मतलब 2018-19 में घुटनों के अंदर वो पट्टे बांध करके चलता था। और जब उन्होंने क्रमशः मुझे योगासन वगैरह, परीक्षा ध्यान वगैरह मुझे करवाया,
तब मेरे वो घुटनों का दर्द धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। जैसे ही मेरा दर्द कम हुआ, मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ है तो सही, और फिर मैंने पूरा उसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया। फिर मैंने कोर्स, उनका पूरा जो कोर्स था उसको ज्वाइन किया, और पूरा फ्रैक्चर लेवल 1 मैंने कंप्लीट अपने हिसाब से किया। ये सारा मैं जो आप बता रहा हूँ, मेरा पूरा स्व अनुभव है कि जब डॉक्टर ने मैंने काफी डॉक्टर को भी बताया था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ एक नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसा पलाठे मार के नीचे नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने योग वगैरह चालू किया, धीरे धीरे मेरे से वो सारी चीजें जो डॉक्टर ने मना करी थी वो होने लगी। मेरे मोजे जो मैं पहनता था उनको मैंने रख दिया, और धीरे धीरे मैंने सारे आसन करने चालू हो गए। और आज 2 साल हो गए। मुझे स्व अनुभव मेरा ऐसा है कि योगासन से सारी रोग, सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। रमेश जी, बहुत सुंदर। आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है भी योगाभ्यास और ध्यान से क्या लाभ हो सकते हैं, आपने अपने जीवन में उसे अनुभव किया है। और ये चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नियमित अभ्यास करेंगे तो इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, मिलना ही है। और हमारे सामने ही सुचिता जी बैठी हुई है। सुचिता जी, पहले इनको कुछ भी नहीं आता था, आज ये हमारी योगा ट्रेनर बन चुकी है, योगाभ्यास सारे आसन कर लेती है आपकी तरह। इन्होंने भी 2 साल पहले शुरू किया था, और आज तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। सुचिता जी भी हमारी क्लास लेती है, इसी तरह आप जैसे क्लास ले रहे हो। आज सुचिता कई बार हमारे क्लास ले चुकी है। हालांकि इन्होंने अभी तक लेवल 1 नहीं किया है, इनकी इच्छा है लेवल 1 करने की। शीघ्र ही हम चाहते हैं इनका वो इच्छा भी पूरी हो जाए। जी बोलिए रमेश जी। हाँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। योग क्या है? असल में ये शब्द योग ही है, लेकिन लोगों ने इसको योगा कर दिया है। एक्चुअल में शब्द ये योग ही है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना तो किससे जुड़ना? जुड़ना ऐसा है कि शरीर का मन से जुड़ना। शरीर का मन से जुड़ने का मतलब भी ऐसा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आनंद जी, अलका जी सब आपको बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताता हूं। मन और शरीर असल में दोनों अलग भी है, साथ भी है। जैसे अपन निर्णय करते हैं भाई सुबह में मुझे उठना है और मुझे योगा करना है, तो शरीर को जरूरत है कि कसरत करनी है, लेकिन मन क्या बोलता है, अरे कल ज्यादा काम किया था, थक गए हैं, रात को लेट सोए हैं, तो मन उसको फिर शरीर को बोल देता है नहीं आज तो चलेगा, और अपन वापस उसको अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। यानी मन का और शरीर का जो जुड़ाव होना था वह नहीं हुआ। योग करने से, योगासन सब करने से मन का और शरीर का जुड़ाव होता है, जिससे जैसे समझ लो कि जितने भी साधु संत है, योगी महात्मा है, उनका मन और शरीर का इतना जुड़ाव है कि वो सारी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी हो सर्दी हो, वो उसको सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनको मन का और तन का दोनों जुड़ा हुआ है। यानी उनको अगर गर्मी भी लगेगी तो मन उनका ऐसा बोलेगा नहीं कुछ नहीं है, चलेगा। तो उसके हिसाब से उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और उनका जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। अभी मैं देखता हूँ कि लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, अगर लिफ्ट में पंखा बंद है तो 1 मिनट में वो घबराहट हो जाती है उनको। लिफ्ट 10-20 सेकंड लेके 10-20 सेकंड में ऊपर लेके जाती है, लेकिन जब अगर पंखा अगर चालू नहीं है तो उनको ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया ऐसा। एक्चुअल में क्या है, उनका ये मन का जुड़ाव नहीं है कि चलो ठीक है 2 मिनट में 1 मिनट में घर पहुंच ही जाएंगे, वहां तो पंखा है ना। लेकिन ये मन के जुड़ाव न होने के कारण से सारी परिस्थितियां खराब होती है, जीवन खराब होता है। तो आगे चले हम। शरीर, मन और आत्मा का जब मिलन होता है तब ये योग बनता है, और योग सबको करने चाहिए। मेरे एक रिलेटिव थे, तो उनको क्या है, वो ये वॉकिंग वगैरह करते थे, शक्कर वगैरह नहीं खाते थे, अपने शरीर के प्रति काफी वो ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ बीमारी वगैरह आई और उनका देहावसान हो गया। तो योग में ऐसा है कि अगर आप योगासन करेंगे अपने कर्म बंधनों से, बीमारी तो कोई आएगी, लेकिन जब बीमारी को हम फेस करेंगे तब जो योगा करता है और जो वह योगा नहीं करता है, दोनों में काफी फर्क होगा। यानी उनको पीड़ा ज्यादा होगी जो योग नहीं करता है,
और वो जो योगासन करता है उसको मन की भी पीड़ा कम होगी और तन की भी पीड़ा कम होगी। यानी पीड़ा तो आएगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सहन करने की जो शक्ति है वो योगासन करने से, अपने मन को साधने से वो उससे राहत मिलेगी। तो अभी हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो योगासन 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले लेट कर सकते हैं। लेट कर करने में सबसे पहले पीठ के बल पर लेटकर, पेट के बल पर लेटकर, और दूसरा बैठ कर सकते हैं, और तीसरा खड़े रहकर कर सकते हैं। तीनों में जितने जितने आसन है सारे हम कर सकते हैं। गुरुदेव ने भी फरमाया है सबसे पहले लेट कर आसन करना चाहिए। जैसे हमारा जन्म होता है, हम पहले लेटते हैं पीठ के बल, बाद में हम पेट के बल लेटते हैं, बाद में हम बैठकर, बाद में बच्चा जैसा बैठता है उसके बाद में खड़ा होता है। तो आसन भी उसी प्रकार से करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो बैठकर करने वाला आसन है वो अपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा शशांकासन। आसन के अंदर ऐसा है कि 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले शशांकासन, यानी शशांकासन का मतलब हो गया कि शशांक यानी खरगोश। अपने योगासन के अंदर जो मध्य स्थिति बनती है, मध्य स्थिति के अंदर ये खरगोश जैसी स्थिति बनती है, इसलिए पुराने ग्रंथों में इसको शशांकासन नाम दिया है। जितने भी 84 करोड़ जीव योनि है उसमें से जितने भी जानवर वगैरह है वो स्थिति जब जब बनती है, जैसे उष्ट्रासन करेंगे तब जब ऊंट की जैसी स्थिति बनती है, मत्स्यासन करेंगे मछली जैसी स्थिति बनती है, तो सारों को जैसी स्थिति बनती है वैसा इनका नाम दिया गया है। पहली बात ये। तो सबसे पहले अपन करेंगे शशांकासन। और इसके अंदर दूसरी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि जैसे अपन अगर शशांकासन कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे जिसके कमर का दर्द हो, पेट में घुटनों में सर्जरी कराई हो, घुटनों में ज्यादा दर्द हो, उसे नहीं करना चाहिए। और अगर वो उसको करना भी है तो प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, तो उससे उसको ज्यादा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। मेरुदंड सीधा रहे, नजर सामने रहे, मेरुदंड सीधा। दोनों हाथों को जोड़े और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कनपट्टी से लगाएंगे। 1, दूसरा बीच में से ना मुड़ेंगे, पूरे शरीर के ऊपर के हाथ के साथ में नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। 2, श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठेंगे। 3, वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। 4, मैं एक बार वापस करूंगा जिससे आपको पूरी स्थिति पता चले। वज्रासन में बैठना है। 1, 2, 3, छोड़ते हुए 3, हाथ नीचे। 4, अभी हम शशांकासन में जैसे हम नीचे होते हैं, सिर को नीचे करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क में जितने भी न्यूरॉन्स है वो संतुलित होते हैं। और न्यूरॉन्स संतुलित होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें क्रोध कम आता है, और न्यूरॉन्स सक्रिय होने से और संतुलित होने से हमारी स्मरण शक्ति इसमें बढ़ती है। और हम नीचे झुकते हैं तो हमारे पेट के अवयव पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी उसमें सक्रिय होता है।
इसी वज्रासन के अंदर हम दूसरा आसन करेंगे, मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को, अंगूठों को ऐसे मुट्ठी लगा लें और नाभि के पास 1 इंच दूरी पर रखे जाए। स्थिति वही रहेगी, श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे, जितनी देर ठहर सके ठहरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस बढ़ाएंगे। मुंडूकासन 3 प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले हाथों को नाभि के पास रखना है। दूसरा, हाथों को नाभि के नीचे 4 इंच नीचे रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर, 4 सामान्य स्थिति। इसकी तीसरी क्रिया है, दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखेंगे, एक के ऊपर एक, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। मुंडूकासन में 3 क्रियाएं हैं। जैसे हम हाथ को ऐसे करके यहाँ लगाते हैं, तब अगर अंदर अवयव में कहीं चोट अगर आती है तो तीसरी क्रिया है हाथ को, हथेलियों को लगाना, जिससे उसकी संरचना में जो अगर कोई दबाव ज्यादा पैदा हो गया तो वो ठीक होता है। दूसरा, इसके अंदर जो ज्यादा इसकी प्रैक्टिस है जिसको, वो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जिससे क्या थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ेगा। मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। वही अंगूठा ऐसे लगाना है, श्वास छोड़ना है, इसके अंदर पेट के अवयवों की मालिश हो जाती है और जो शशांकासन में जितने लाभ मिलते हैं, सारे लाभ इसके अंदर वो भी मिलते हैं। तीसरा आसन करेंगे हम, उष्ट्रासन। अब ऐसा है कि जो शास्त्र जिन्होंने आसन बनाया है, उन्होंने सभी लोगों के लिए आसन बनाया है। यानी ऐसा है कि जो उष्ट्रासन करने के लिए अगर किसी से नहीं होता है तो उसके लिए अर्ध उष्ट्रासन है, यानी आधा उष्ट्रासन करें, उसके बाद में पूरा उष्ट्रासन करें। और आसन के अंदर फायदा कब होता है, जब आप सही से आसन लगाएंगे। आसन अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो फायदा करने की जगह पे वो नुकसान होगा। यानी आसन को सही तरीके से देखिए कि कैसे उसको लगाना है। यानी 4 चीज होती है, सही लगाना है, श्वास की जो प्रक्रिया है जो आसन के साथ चलनी चाहिए वो सही चलनी चाहिए। जैसे जब नीचे झुकते समय हम श्वास छोड़कर झुकते हैं, अगर उस वक्त श्वास ले लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पहला है सही से लगाना, दूसरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना, तीसरा जिस आसन में हम ठहर सकते हैं, जितनी देर ठहर सकते हैं, फिर वहां पे श्वास प्रश्वास कर सकते हैं तो ठहर सकते हैं, जितनी देर ठहर सकते हैं ठहरिए। चौथा होता है कि रिलैक्स लेना। सारे आसन करने के बाद में या एक एक आसन करने के बाद में आधे मिनट या 20 सेकंड का एक रिलैक्स लेना चाहिए, जिससे कि शरीर के अंदर जो कोषों का नव निर्माण होता है और वो नव निर्माण से जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए वो ऊर्जा हमें मिलती है। तो तीसरा आसन करेंगे उष्ट्रासन।
वज्रासन में बैठ जाए। पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, बाद में पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। इसमें ऊंट जैसी स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको उष्ट्रासन कहते हैं। घुटनों के बल खड़े रह जाए। दोनों हाथ पीछे कमर की ओर लगाएं, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। ये अर्ध उष्ट्रासन है। श्वास भरते हुए पूर्ण स्थिति में आ जाए। अभी इसे पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ आगे लेंगे। पहले 1 2 में दोनों हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे। जितनी देर ठहर सके ठहरे। 3 वापस हाथ आगे लाएं। 4 पूर्ण स्थिति में आ जाए। जो भी आसन हम करते हैं उसके अंदर एक चीज होती है कि जहां जिस जगह पे अपना दबाव पड़ रहा है, यानी वहां की ग्रंथियां सक्रिय होती है और संतुलित होती है। जैसे उष्ट्रासन करते हैं तो गर्दन जब पीछे जाती है तो थायराइड ग्रंथि के ऊपर अपना प्रभाव पड़ता है, जिससे कंठ के जो रोग होते हैं या कंठ की जो प्रॉब्लम होती है, गले की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका वहां पे स्त्राव संतुलित होने से उसका जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्यूशन होती है। इसी प्रकार हम पीछे की ओर झुकते हैं तो मेरुदंड के ऊपर पूरा दबाव होता है, तो मेरुदंड लचीला होता है, और मेरुदंड जिसका लचीला होता है उसके प्रॉब्लम कम आती है, रोग कम आते हैं। नाभि के ऊपर भी उसमें प्रभाव पड़ता है। नाभि के जो आसपास की मांसपेशियां है वो उसमें खिंचाव पैदा होता है, तो वो भी नाभि का भी प्रॉब्लम ठीक होता है। इससे मधुमेह का रोग जो होता है उसमें भी फर्क आता है। पेट के ऊपर पूरा दबाव होता है, जिससे जिसको मंदाग्नि यानी भूख की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती है, तो उसका भी उसको ठीक रहता है। और ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है। गोनाड्स के ऊपर प्रभाव पड़ने से प्रोटेस्ट के अंदर जो जिसको प्रोटेस्ट के प्रॉब्लम है उसको भी उसमें प्रोटेस्ट के रोग उसमें दूर होते हैं। और दूसरे सनातनी भाषा में कहें तो यहाँ पे जो स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अपने प्रेक्षा ध्यान के अंदर 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। तो जितने भी आसन होते हैं उसमें सभी चैतन्य केंद्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। चैतन्य केंद्रों पर प्रभाव पड़ने से जितने भी ग्रंथियों के स्त्राव होते हैं वो स्त्राव संतुलित होते हैं, और स्त्राव जब संतुलित होते हैं तब मन के विकार, शरीर के विकार, जितने भी टॉक्सिन्स है वो सारे दूर होते हैं। ये जो आसन करते हैं उसके पहले जो जिसके घुटनों में दर्द है, जो भी आसन कर रहे हैं, तो जो स्थिति बनती है उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो या तो धीरे धीरे करें या प्रशिक्षक की देखरेख में करें। अभी आगे का हम आसन करेंगे जानुशिरासन। जानुशिरासन में दोनों पैरों को सामने की ओर लेके जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जानुशिरासन जिसके कमर का प्रॉब्लम है वो थोड़ा
आराम से करें, धीरे से करें, जितना हो सके उतना ही करें, ज्यादा दबाव न लगाएं। जानो का मतलब होता है घुटना, और सिर, जब सिर अपन घुटने के ऊपर लगाते हैं तो उसे जानु शिरासन कहते हैं। सबसे पहले दाएं पैर को बाएं पैर की साथल के ऊपर लगा देना, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर लगाना, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाएंगे। 1, पूरा झुके आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए 2, सांस भरते हुए ऊपर 3, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे 4। इसमें एक ध्यान में रखना है कि जब नीचे झुकते हैं तब घुटने को बीच में से मोड़ना नहीं है, घुटना सीधा ही रहना है, जहां तक जा सके वहां तक जाए। जैसे पहले पहले पूरा नहीं कर सकते हैं तो हमेशा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपका पूरा आसन आसन ऐसा है कि अभ्यास के ऊपर है। जितना भी आप अभ्यास करेंगे सारे आसन आपसे लगेंगे। पहले जब मेरे घुटने का प्रॉब्लम था तो मैं वज्रासन में बैठना तो छोड़ो, मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था, लेकिन अभी सारे आसन अभ्यास के कारण होते हैं। अभी इसी को दूसरे पैर से करेंगे। एडी पूरी जुड़ी हुई पैर के साथ, साथल के साथ, दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर 1, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे 2, सांस भरते हुए ऊपर 3, 4। जानो सिरासन में जो पाचन तंत्र और मेरुदंड, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मेरुदंड लचीला होता है और पैरों की जो मांसपेशियां है वो, उस पैरों की मांसपेशियों में ताकत आती है। इसी हिसाब से वापस दूसरा करेंगे, यही स्थिति रहेगी, दोनों पैर आगे। और हम करेंगे अभी पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का मतलब है पीछे से उठ करके आगे जाना। तो पश्चिमोत्तानासन करेंगे। जिसके कमर का दर्द है वो अपने धीरे से करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटनों की ओर जाएंगे 2, सांस भरते हुए ऊपर 4, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स लेंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सांस भरते हुए 3 ऊपर, हाथ नीचे, पूर्ण स्थिति में रिलैक्स।
अभी हम करेंगे आगे का आसन, बैठकर करने वाला आसन ही है, वो है गोमुखासन। गोमुखासन यानी गो के जैसे, गाय के जैसे मुख वाला आसन। सबसे पहले हम लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे और राइट पैर को भी पीछे की ओर लेके जाएंगे। हमारे घुटनों की जो स्थिति है वह गाय के मुख के जैसी हो गई है, यानी इसे गोमुखासन कहते हैं। दोनों पैर पीछे की तरह एक लाइन में रहेंगे और दोनों घुटने आगे की ओर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अगर किसी से नहीं होता है, पूरा आसन अगर नहीं लगता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा वो अभ्यास करने से। फिर जो पैर ऊपर है उस हाथ को हम पीछे की ओर ले जाएंगे ऊपर से, और जो पैर नीचे है उस हाथ को हम पीछे की ओर से लेके जाएंगे और पीछे कोशिश करेंगे पकड़ने की। पहले थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन बाद में अभ्यास से वो हो जाएगा आपका। गर्दन सीधी रहे, मेरुदंड सीधा रहे और ठहरे, अगर ठहर सकते हैं तो पीछे लोग लगा है। वापस हाथ ऊपर लेके आएंगे सामान्य स्थिति में। मैं आपको ये पीछे से भी करके बताता हूँ कैसे लोग लगता है वो। ये दोनों पैरों की एरिया एक लाइन में रहेगी। लेफ्ट हाथ ऊपर की ओर, राइट हाथ नीचे की ओर, और इस प्रकार से लोग लगाएंगे। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, हाथ की कोहनी भी सीधी। पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। इसी आसन को हम दूसरी ओर से भी करेंगे। जैसे पहले लेफ्ट पैर अगर नीचे गया तो दूसरा राइट पैर नीचे जाएगा। लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर। कठिन आसन है लेकिन सद जाएगा धीरे धीरे। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे। अगर पीछे दोनों हाथ अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप रुमाल का भी सहारा ले सकते हैं। रुमाल को ऐसे पकड़ लीजिए और धीरे धीरे खींचिए तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, कोहनी सीधी, सामने की ओर नजर, और थोड़ा ठहरे। इसमें 1 से 2 मिनट अगर ठहर सकते तो 1 से 2 मिनट ठहरे। रिलैक्स, पूर्ण स्थिति में आ जाए। पहले इसमें फायदे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों पैर जब आमने सामने जुड़ते हैं, दोनों जंघें साथ जब आमने सामने जुड़ती है, तो प्रोटेस्ट का जो प्रोटेस्ट के जिसके रोग होते हैं, या इससे प्रोटेस्ट नहीं होता है, प्रोटेस्ट के रोग दूर होते हैं और प्रोस्टेट के रोग दूर होते हैं और प्रोस्टेट होता नहीं है। दूसरा, इससे कंधे मजबूत होते हैं पूरे। कंधे जब पीछे की ओर जाते हैं तो पीठ की मांसपेशियों पर पूरा तनाव आता है, जिसके पीठ का थोड़ा सा अगर दर्द हो तो वो ठीक होता है।
इससे डायबिटीज ठीक होता है और इससे जो गोनाड्स ग्रंथि पर जो प्रभाव पड़ता है उससे जो मूत्राशय की जो भी प्रॉब्लम है बहुमूत्र वगैरह की, वो उसमें काफी फायदा कारक है। जितने भी लोग बहुमूत्र की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है ज्यादातर लोगों में, अगर करेंगे, अगर 15-20 दिन महीना करेंगे तो उनको इससे काफी प्रभाव उनका होगा और अच्छा हो जाएगा उनका। तीसरा आसन हम करेंगे आगे, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में सबसे होगा नहीं होगा देख लेना आप, मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, फिर मंडूकासन में जाएंगे, फिर सुप्त वज्रासन में जाएंगे। वज्रासन, फिर दोनों पैरों को पीछे लेकर के, जैसे छोटा बच्चा बैठता है, ज्यादातर मंडूकासन में छोटा बच्चा बैठता है तो उसके भी अवयव ठीक रहते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चे इस प्रकार से बैठते हैं, दोनों पैर को इस प्रकार करके। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि डॉक्टर ने जैसे बोला था कि ये आपसे कोई आसन नहीं हो सकता है, वज्रासन वगैरह नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने करके बताया इसलिए मुझे ये करने का थोड़ा मन हो रहा है कि मैं आपको करके बताऊं। मेरे प्रॉब्लम थी लेकिन मेरा कितना ठीक हो गया वो, उसके लिए हम पीछे की ओर झुकेंगे और पीछे सो ही जाएंगे पीछे की तरफ। दोनों कोने के ऊपर रहेंगे और फिर दोनों हाथ साथल के ऊपर। जिससे हो सकता है वही करे, कोई जबरदस्ती ना करे। ये तो मुझे ये आसन करके बताने का मन था कि आसन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस हिसाब से मैंने इस आसन को चुना है। रिलैक्स, कोहनियों के बल ही वापस खड़े होंगे। मुंडूकासन, फिर वज्रासन और सामान्य। अब हम दंडासन में बैठेंगे। ओम सुप्त वज्रासन वास्तव में हर एक से होता नहीं है। आपने बहुत सुंदर तरीके से करके बताया। मुझे भी ये आसन करना बहुत अच्छा लगता है, मैं करता भी हूँ सुप्त वज्रासन। और सुप्त वज्रासन में आपने जो किया बरोबर सही है। मैं इससे भी आगे गर्दन को पीछे मोड़ते हुए छाती को ऊपर उठा लेता हूँ। हाँ, बीच के भाग को ऊपर उठाते हैं। हाँ, बीच छाती के ऊपर उठाते हुए गर्दन को, तो उसमें हमारा थायराइड ग्रंथि में भी प्रभाव पड़ता है। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। हाँ, सुचेता जी आप करके दिखा सकती है क्या गर्दन पीछे मोड़ते हुए? मैं एक हाँ, मिनट सुचेता जी को लेता हूँ स्क्रीन पे। करता हूँ। इसके बाद अभी प्राणायाम ले ले, समय कम हाँ है। जी, ये आसन हमारा अभी लास्ट आसन ले रहे हैं, इसके बाद प्राणायाम ले लेते हैं। ठीक है सर। हाँ, रमेश जी आप कर सकते हो तो आप ही स्क्रीन पे हो अभी। वेरी गुड। ये देखिए बिल्कुल, इससे थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, अब अभी प्राणायाम का अभ्यास भी हमें करना है। आसन हमने किए हैं, अब प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो आसन हम करते हैं तो उसमें भी उन्होंने ऐसा बताया है कि यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसन के बाद प्राणायाम करना जरूरी है। यानी शरीर के अंदर जितनी भी शक्ति संचय हुई है उसको प्राणायाम के द्वारा पूरे शरीर में उतारें।
प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम। आयाम का मतलब है बढ़ाना, यानी प्राण शक्ति को बढ़ाना, जीवनी शक्ति को बढ़ाना। जीवनी शक्ति को बढ़ाने का मतलब होता है कि मनुष्य अपने जीवन में 1 मिनट के अंदर 15 से 17 बार श्वास लेता है। श्वास 15 से 17 बार लेता है। अगर ये इस श्वास को दीर्घ श्वास यानी लंबा श्वास किया जाए तो उसको उसकी उम्र बढ़ती है। जैसे कछुआ है, वो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 5 श्वास लेता है, तो कछुआ अपने से अपनी उसकी उम्र अपने मनुष्य की उम्र से ज्यादा होती है। इसी प्रकार सूअर है, कबूतर है, ये लोग 1 मिनट में 34 से 36 बार श्वास लेते हैं। इतनी तीव्रता से श्वास लेते हैं तो उनकी उम्र बहुत कम होती है। उसी प्रकार से पूरे स्टेप बाय स्टेप जितने जितने श्वास है, तो आप अगर साधारणतया अगर जागरूकता के साथ अगर श्वास लेंगे तो आपके श्वासों की संख्या बढ़ सकती है, यानी घट सकती है। यानी आप 15-17 श्वास ले रहे हैं, उसमें 12 पे आए, 10 पे आए, तो शरीर के रोग भी उससे कम होते हैं। काफी सारी बड़ी उसमें चर्चा का विषय है, अभी ज्यादा नहीं लूंगा मैं प्राणायाम के ऊपर आपसे बात करूंगा। प्राणों का याम, प्राण जो श्वास लेते हैं, श्वास तो हम पहले से लेते हैं, सीखना क्या नया है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब से गुरुदेव का प्रक्षेप ध्यान मैंने देखा है, श्वास के ऊपर उन्होंने कितना लिखा है, कितना कुछ लिखा है, तब पता चला कि श्वास तो हम ले रहे हैं, लेकिन अगर उसको तरीके से कर लिया जाए तो शरीर में कितना प्रभाव होता है, मन के ऊपर कितना प्रभाव होता है। और मन अगर सही होगा तो बाकी के काम भी आपके सही होंगे। तो शरीर की श्वास प्राणायाम करने से शरीर की शुद्धि होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़े में ज्यादा जाती है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको पता है ऑक्सीजन का ही हुआ था। अपना शरीर अपने फेफड़े के अंदर एक बार सांस लेने में 4 से 5 लीटर सांस प्राणवायु जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही उसमें लेते हैं एक बार सांस में। तो बाकी की जो जगह खाली होती है, जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहता है, उससे फेफड़े खराब होते हैं। तो जो बाकी की जो प्राणायाम के अंदर भी कपालभाति वगैरह भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह कराते हैं, उसमें पूर्णतः दबाव से श्वास को खाली करवाते हैं। श्वास को खाली करवाना यानी ऑक्सीजन टॉक्सिन्स वगैरह को बाहर निकालना। जैसे ऑक्सीजन टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तब ऑक्सीजन हम ज्यादा लेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो उससे अपने को शरीर को ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। हम जैसे जो प्राण वायु लेते हैं, वो प्राण वायु अपने शरीर में जाकर के अलग अलग जगह पर जाकर के उसको अलग अलग नामकरण हो जाता है। जैसे आटा होता है, आटा से पूड़ी बनती है, नान बनती है, पराठे बनते हैं। इसी प्रकार से जब प्राणवायु हम लेते हैं और जब शरीर के अलग अलग जगह पर जाकर के काम करते हैं तो उसके भी नाम अलग अलग हो जाते हैं। मैं सबसे वैसे प्राणवायु 10 माने गए हैं, तो 10 में 5 मुख्य वायु है और बाकी की 5 उपवायु है। तो मैं ज्यादा संक्षिप्त में बोलूंगा। सबसे पहले आती है उदान वायु। उदान वायु हमारे कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक उसका वो रहती है। उसमें हमारे आंखों को पलकों का झपकाना है, मुख का ओज बढ़ाना है और वो सब कार्य वो करती है। मतलब ब्रह्म केंद्र में रहती है, वो ग्रहण केंद्र में रहती है और चक्षु केंद्र में भी रहती है। जिससे क्या वो कहते हैं ना भाई गैस कम हो गई आंखों की, तो वो उदान वायु कारण ही होती है। दूसरी वायु है अपने प्राण वायु। प्राण वायु कंठों से लेकर के हृदय तक रहती है, हृदय में, फेफड़े में, कंठों में, तो वो प्राण वायु रहती है। तीसरी वायु है समान वायु। समान वायु हमारे पेट के जितने अवयव है वहां पे वो कार्य करती है। चौथी वायु है अपान वायु। अपान वायु हमारे कमर के निचले, नाभि के निचले के भाग में रहती है, जो मलमूत्र वगैरह को निष्कासन का काम करती है। पांचवी है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर के संपूर्ण कोशों में व्याप्त है और हमारे शरीर को वो पूरी ऊर्जा देती है। दूसरी क्रकल है, कृमि है, कुर्म है, धनंजय है, देवदत्त है, नाग है। ये दूसरी वायु है जो शरीर के अलग अलग जगह पे जैसे छींक आना, डकार आना और बाकी की जो सारी प्रक्रिया है वो उसमें वो सहायक होती है।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन को चलाने वाली वायु यानी प्राणवायु। प्राणवायु को संतुलित करने के लिए ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुदेव ने काफी चीजें बताई हुई है कि प्राणवायु को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम प्राणायाम जो करेंगे उसमें सब में अलग अलग नाम है। भस्त्रिका प्राणायाम होते हैं, कपालभाति होते हैं, शीतली होता है, शीतलीकर होता है, अनुलोम विलोम होता है, काफी होते हैं। हम आज सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए हमारा जो श्वास चलता है उसमें अगर नथुनों में अगर राइट साइड से हम जो श्वास लेते हैं, सबको ऐसा है कि दोनों नथुनों से तो हम वैसे जनरल श्वास लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नथुने से हम थोड़ा ज्यादा श्वास लेते हैं, दूसरे से हम कम लेते हैं। तो राइट साइड को इसको सूर्य वेदी बोलते हैं और लेफ्ट साइड को चंद्र वेदी बोलते हैं। अगर हम सूर्य वेदी यानी अगर हम इस तरह से इस राइट से अगर हम श्वास लेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी। यानी क्या होता है, जब ठंडी का मौसम होता है तब अगर हमें अगर ठंड लग रही है और हमने ये अनुलोम विलोम किया और सूर्य वेदी अगर प्राणायाम कर लिया तो हमें ठंडी का एहसास कम होगा। इसको सूर्य वेदी कहते हैं और इसको चंद्र वेदी कहते हैं। और दोनों आमने सामने यानी अनुलोम विलोम एक के बाद एक अगर करेंगे तो उसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंगुलियों का उपयोग करेंगे। पहली अंगुली दर्शन केंद्र पे लगाएंगे, अंगूठा सूर्य वेदी पे लगाएंगे, दूसरा इधर लगाएंगे। सबसे पहले सूर्य से श्वास लेंगे, सूर्य वेदी प्राणायाम। श्वास पूरी तरह खींचेंगे, फिर चंद्र वेदी की तरफ हम नीचे रिलीज करेंगे। पहले तो ये खींचना है, छोड़ना है, फिर दूसरी बार में कुंभक करेंगे, अंदर लेकर के कुंभक करेंगे, वायु कुंभक और अंदर कुंभक। स्टार्ट करते हैं। सूर्य से लेकर चंद्र की तरफ छोड़ेंगे, 3 बार करेंगे। अब इसे कुंभक के द्वारा करेंगे 2 बार। अंदर की तरफ श्वास खींचेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा जितनी देर ठहर सके रुकेंगे, वापस बाहर छोड़ेंगे और रुकेंगे। छोड़े, रुके, वापस ले, रुके, छोड़े, रुके, रिलैक्स, सामान्य श्वास प्रश्वास। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से पित्त के दोष दूर होते हैं और रमेश जी, समय संपन्न हो रहा है हमारा। हाँ, समय कम बचा है हमारे पास। हाँ, 1 मिनट में निपटा देता हूँ। 1 मिनट में शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभ को नली का आकार बनाएंगे और श्वास अंदर खींचेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार से करेंगे। जब भी आपको प्यास लगे तब ये अगर प्राणायाम अगर करते हैं तो आपकी
थोड़ा सा प्यास में आपको फायदा रहता है, पानी पीने की थोड़ी देर के लिए जरूरत नहीं रहती है। मैंने पहली बार ये करवाया है योगासन वगैरह ऑनलाइन, तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो मिच्छा मेरी पड़म। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही कुछ सिलेक्टेड आसन आपने कराए, लेकिन जो आसन बताए बिल्कुल उसके कैसे करना, सावधानियां क्या होनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स है, हमें बताते हुए आपने प्रयोग कराया। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। अभी हमारे साथ जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, शिल्पा जी जैन ने हैंड राइज किया हुआ है। शिल्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शिल्पा जी कुछ कहना चाहती है शायद। जय ये जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जब आप अनुलोम विलोम कराते हैं तो इसमें कोई तो चंद्र स्वर से स्टार्ट कराता है, कोई सूर्य स्वर से, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अनुलोम विलोम बताया, सिर्फ इन्होंने कराया। उन्होंने सुर से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, छोड़ा राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अनुलोम हाँ। विलोम दोनों ओर से होता है। अब लेफ्ट, हम जनरली एक रूपता के दृष्टि से हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट से स्वर को पहले पेट खाली कर लिया, फिर लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा। ये होता है अनुलोम विलोम। तो जी। अनुलोम विलोम ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से ही शुरू किया जाए, राइट तो से भी ये है किया ना जा कि सकता जिससे शुरू करते हैं उसी में छोड़ना होता है, है। ऐसा हाँ, होता है ये ना? जरूरी है। ये अच्छा, और एक बार दूसरा आसन एक बार वापस बताएंगे, शीतलीकरण वाला? शीतलीकरण, हाँ, शीतली, शीतली। इस तरह में जीभ के दोनों कोनों को मोड़ेंगे और श्वास अंदर लेंगे, ऐसे पाइप नुमा बनाते हुए मुंह से सांस लेंगे, मुंह से। और उसको होल्ड करना है थोड़ी देर नाक और से फिर हाँ, छोड़ो। नाक से छोड़ना है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस शरीर राधा के जी, साथ राधा जी करता ने है। एड्रेस किया हुआ है। राधा जी गाला हैदराबाद से जुड़ी है। राधा जी बोलिए। सर जय जिनेन्द्र। सर मैं तो वज्रासन में बहुत मतलब बहुत बैठने में अनकंफर्टेबल रहती हूँ, तो रोज कोशिश करने से ये बैठ सकेंगे क्या इसमें? हाँ, बैठेंगे। देखिए, वज्रासन में आपके अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में अवॉइड ही करें तो अच्छा है। ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे अगर आप बैठ सकते हो तो अभ्यास बढ़ाइए। नहीं, घुटनों की वज्रासन प्रॉब्लम जिनको ज्यादा है उन्हें हम बैठने की सलाह नहीं देते हैं, इससे घुटने को दर्द कर सकता है। आपको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। नहीं, घुटने में तो प्रॉब्लम है सर। सबसे बड़ी बात ये है राधा जी कि कोई भी आसन हो, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, पहले दिन प्रॉब्लम होगी, दूसरे दिन कम होगी और कम होती जाएगी। तो फर्स्ट टाइम तो प्रैक्टिस चाहिए। सेकंड, अपने शरीर की एक मर्यादा होती है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसको जो सूट करता है वही करना चाहिए। इसलिए पातंजल ने कहा है स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में आप स्थिर बैठ सकते हैं और आपको सुख मिलता है वो आपका आसन। अगर बैठे और आपको लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपके लिए सूट नहीं है, आपको करना नहीं है। तो उसके प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करोगे तो वज्रासन भी आप इजीली कर सकोगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, दादा जी आप म्यूट हो गई है। एक मिनट, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ वापस आपको। यस, बोलिए। मेरे को सर राइट साइड में ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस आ गया है नी में। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी है राधा जी, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उल्टा वो यूजफुल होता है, परंतु फिर भी इसके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर का गाइडलाइन लेके उसको करना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकती हूँ क्या, ये डॉक्टर को पूछ के, फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के फिर करना चाहिए। क्योंकि आपका ऑर्थराइटिस है पर कितने परसेंट है, कब से है, आप दवाई लेती है क्या, बहुत सारे उसके साथ प्रश्न जुड़े रहते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक कोई भी हो प्रॉब्लम और उसमें आसन करना है तो विद द गाइड ऑफ डॉक्टर, दैट्स ऑल। जी, ओके ओके सर, और एक क्वेश्चन। सर ये मतलब बड़े बुजुर्ग लोग सोए सोए प्राणायाम कर सकते हैं क्या, अनुलोम विलोम? जिसको अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सोच कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम नहीं हो
तो उनको नहीं करना चाहिए सोए सोए, क्योंकि जितना रीढ़ की हड्डी सीधी रह के बैठ के हम कर सकते हैं उतना बेनिफिट डेफिनेटली सोए हुए में नहीं आएगा। तो इट डिपेंड्स कि भाई आप क्यों कर रहे हो सोए हुए, क्या प्रॉब्लम है उस पर। मॉम है ना 89 इयर्स की एज की है, तो उसको मैं बोलती तू फ्लैट सो के कर, तो ये एडवाइजेबल है या नहीं, इसलिए ये मैंने पूछी। देखिए, प्राणायाम सोए सोए करने में कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन उसके बेनिफिट कम आएंगे, जैसे अलका जी बता रही है। तो जिनसे बैठना नहीं होता है वो सो के कर सके। ओके ओके। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है, सुचेता जी को हम आखिरी में ले लेते हैं, उसके बाद हम समापन को चलेंगे। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आज के प्रयोग लिए जी ने। जैसे उन्होंने बताया कि करने से उनको फायदा मिला, वैसे ही मैं कोरोना के काल से मैं भी ज्वाइन हुई, मुझे भी बहुत सुंदर फायदा हुआ। मैं सबको बोलती हूँ कि रोज करना, नियमित करना, तो जरूर उसको उसका फायदा हो जाएगा। और बहुत सुंदर लिया, बहुत सुंदर जानकारी के साथ भैया जी ने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुचिता जी वैसे आपको भी लेवल 1 करना है। यहाँ जितने भी जुड़े इनसे प्रेरणा लेनी है कि इन्होंने जैसे किया है मैं भी करूंगी और आगे बढ़ूंगी, और हमारे साथ साथ हाथ में हाथ डाल के आगे जाएंगे इसी भाव के साथ। ओम अर्हम। जरूर मुझे जरूर। आनंद जी का और अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करते हुए समापन की ओर चलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।